हालांकि उसे अब कैसीनो का पता था जहां रंजीव जाने वाला था, पर उस कैसीनो में कई प्राइवेट कमरे थे। रुद्र के लिए यह पता लगाना आसान नहीं था कि रंजीव किस प्राइवेट कमरे में है। अगर वह एक एक करके खोजता तो दुश्मन को आसानी से सतर्क कर देता। रुद्र ने इसके बारे में सोचा और आखिरकार ईशा की तरफ देखा। मुझे क्यों देख रहे हो? ईशा एक पल के लिए दंग रह गई और उसने उलझन भरे लहजे में उससे पूछा। मेरे पास अब एक विचार है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या है? ईशा ने रुद्र की तरफ उदासीनता से देखा और भावहीन होकर पूछा। असल में ये बहुत सरल है। मेरे लिए रंजीव के संपर्क में आना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए उससे मिलना बहुत आसान है। आखिरकार वो बहुत अय्याश आदमी है। हम दोनों कैसीनो जाकर उसका इंतजार कर सकते हैं। फिर हम कोई ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे वो तुम्हें देख ले। इस तरह वो शायद पहल करके तुम्हें प्राइवेट कमरे में ले जाएगा। फिर हम दोनों अंदर और बाहर से मिलकर काम कर सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, ईशा ने सोचा भी नहीं और रुद्र के विचार को खारिज कर दिया। क्यों? रुद्र ने उलझन भरे भाव से पूछा। कोई कारण नहीं है, मैं बस नहीं करना चाहती। ईशा ने रुद्र की तरफ देखा और उदासीनता से कहा। क्या तुम अब रंजीव से निपटना नहीं चाहती और सेठी से भी नहीं निपटना चाहती? रुद्र ने जोर देकर ईशा से पूछा। तुम इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को जानते हो, क्या तुम उनमें से किसी एक को मदद के लिए नहीं ढूंढ सकते? मुझे ही क्यों करना चाहिए? ईशा ने मुंह फुलाया और थोड़ी नाराजगी से कहा। जिन लड़कियों को मैं जानता हूं, क्या उनकी तुलना तुमसे की जा सकती है? चाहे वो खूबसूरती हो या फिगर, वे तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। साथ ही तुम मार्शल आर्ट्स में इतनी अच्छी हो, इसलिए तुम यकीनन किसी खतरे में नहीं पड़ोगी। हालांकि जिन लड़कियों को मैं जानता हूं, वे सब साधारण लोग हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? रुद्र ने जल्दी से समझाया। क्या तुम कह रहे हो कि मैं उन सभी लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत हूं जिन्हें तुम जानते हो? जब ईशा ने रुद्र की बात सुनी तो उसने पलकें झपकाई और मुस्कुराते हुए रुद्र से पूछा। बेशक। रुद्र ने बिना सोचे सिर हिलाया और कहा, तुम निश्चित रूप से सबसे खूबसूरत और सबसे सेक्सी महिला हो जिसे मैंने कभी देखा है। जब तक तुम कदम बढ़ाती हो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे तुम संभाल न सको। फिर तुम्हें क्या लगता है कि ज्यादा खूबसूरत कौन है, मैं या तुम्हारी मंगेतर? ईशा ने रुद्र की तरफ देखा और पूछना जारी रखा। बेशक तुम ही ज्यादा खूबसूरत हो। रुद्र ने ईशा की तरफ देखकर मुस्कुराया। इस पल ईशा की मदद लेने के लिए वह चाहकर भी झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। सच में? ईशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक ये सच है, तुम मेरे दिल में सबसे खूबसूरत हो। रुद्र ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये हुई ना बात, तो फिर मैं एक बार तुम्हारी मदद करूंगी। ईशा ने उसका जवाब सुनकर संतुष्टि में सिर हिलाया। ईशा के सहमत होने पर वह जल्दी से सोफे पर बैठ गया और उसे अपनी योजना का ब्यौरा बताना शुरू कर दिया। रंजीव सच में बहुत सावधान था, इसलिए रुद्र को रंजीव को ढूंढने से पहले पूरी तैयारी करनी थी। नहीं तो अगर ये योजना विफल हो गई तो भविष्य में रंजीव को ढूंढना आसान नहीं होगा। इस समय रुद्र के पास रंजीव के बारे में काफी जानकारी थी। अगर रुद्र रंजीव को गिराना चाहता तो यह बहुत सरल मामला होता, लेकिन रुद्र ऐसा नहीं करना चाहता था। उसका असली लक्ष्य रंजीव के साथ बातचीत करना और इन चीजों का इस्तेमाल करके उसे धमकाना था। इसलिए रुद्र रंजीव के साथ अकेले में बातचीत करने का एक मौका ढूंढना चाहता था। अगले दिन रुद्र ने बबीता की वजह से कॉलेज जाना ठीक नहीं समझा। इसके बजाय वो पूरे दिन घर पर ही इंतजार करता रहा। ईशा मजबूत मानसिक दृढ़ता वाली महिला थी। हालांकि वह जानती थी कि आज उसे रंजीव से निपटना है, फिर भी उसने रोज की तरह क्लास जाने का फैसला किया। शाम 5 बजे ईशा आखिरकार घर लौटी। हॉल में आते ही ईशा ने अपना बैग रखा और धीरे से रुद्र से पूछा, कैसीनो कब जाने का इरादा है? रुद्र ने समय देखने के लिए अपना फोन निकाला और शांति से कहा, उसे आज रात 8 बजे तक कैसीनो पहुंचना चाहिए। हम बस वहां जाकर इंतजार कर सकते हैं। ईशा ने बेपरवाही से कहा, तो चलो चलते हैं।
ईशा की बात सुनकर रुद्र ने उसे सिर से पांव तक देखा और धीरे से कहा, ईशा, तुम अभी जो पहने हो उसमें लेक्चरर जैसी लग रही हो। तुम बिल्कुल भी कैसीनो जाने वाली नहीं लग रही हो। तुम कपड़े क्यों नहीं बदल लेती? ईशा ने एक छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी। हालांकि वो बहुत सेक्सी और आकर्षक लग रही थी, लेकिन वह ऐसी नहीं लग रही थी जो कैसीनो जाए। इसलिए रुद्र को थोड़ी चिंता थी कि रंजीव को पता चल जाएगा। ईशा ने नाराज होकर कहा, तुम इतने नाक क्यों घुसेड़ते हो? मेरी बनावट और सूरत ऐसी है कि मैं कुछ भी पहनूं उन पुरुषों को मदहोश करने के लिए काफी है। रुद्र ने जल्दी से जवाब दिया, तुम हर चीज में अच्छी लगती हो, बस मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। ईशा ने रुद्र को बेपरवाही से देखा, फिर अपनी ऊंची एड़ी के जूते में अपने कमरे में चली गई। कुछ ही मिनटों बाद ईशा सफेद रंग की सेक्सी स्पैगेटी स्ट्रैप ड्रेस में कमरे से बाहर निकली और रुद्र से धीरे से पूछा, अब ठीक है? रुद्र ने ईशा को सिर से पांव तक देखा। स्पैगेटी स्ट्रैप ड्रेस के नीचे उसका सेक्सी शरीर एक आकर्षक वक्र बना रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर का हर हिस्सा एक जानलेवा प्रलोभन दे रहा हो। उसकी बनावट ही उसके आकर्षण को चरम पर ले जाने के लिए काफी थी। रुद्र ने थोड़ा सोचा और धीरे से कहा, अच्छा लग रहा है, लेकिन उतना सेक्सी नहीं है। क्या तुम्हें कोई और ज्यादा खुले कपड़े मिल सकते हैं? ईशा ने गुस्से से रुद्र पर चिल्लाया, क्या तुम थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हो? रुद्र ने ईशा को कमरे में धकेलते हुए कहा, यह सच में बहुत जरूरी है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसे मेरी तरफ से एक एहसान समझो। जाओ और दूसरे कपड़े बदल लो। ईशा के कमरे में जाने के बाद उसने 10 मिनट से ज्यादा कपड़े चुने और आखिरकार उसने एक ऐसा सेट चुना जिसे वो सबसे ज्यादा सेक्सी मानती थी। फिर वो कमरे से बाहर निकली और रुद्र को देखते हुए बोली, रुद्र, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। अगर तुमने आगे बकवास की तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। रुद्र ने ईशा की बात सुनते ही जल्दी से सिर उठाया और उसे देखा। इस वक्त ईशा की ड्रेसिंग सचमुच बहुत सेक्सी थी। उसने एक काला ट्यूब टॉप पहना था जो उसके सीने के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था। उसकी खूबसूरत कॉलर बोन हवा में खुली थी और उसके शालीन कदमों के साथ हल्की सी कांप रही थी। उसने एक मिनी स्कर्ट पहनी थी जो बहुत छोटी थी और उसकी गोल कूल्हों को मुश्किल से ढक रही थी। उसने लाल रंग की ऊंची एड़ी के जूते पहने थे और उसकी पतली और गोरी टांगों का 90% हिस्सा खुला था। इस समय ईशा एक आकर्षक हसीना क्या होती है, इसका एक अच्छा उदाहरण थी। रुद्र ने बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं देखी थी, चाहे वो अवनी, मीना त्यागी, बबीता या अनुपमा हो। उन्हें शीर्ष दर्जे की सुंदरियां माना जा सकता था, लेकिन वे अभी भी ईशा से कमतर थी। रुद्र के दिल में ईशा की खूबसूरती की तुलना केवल प्रिया से ही की जा सकती थी। हालांकि दोनों अलग तरह की खूबसूरत थी। प्रिया एक परी जैसी खूबसूरत थी, जबकि ईशा मैच्योर और आकर्षक थी। दोनों की तुलना करने का कोई रास्ता नहीं था। ईशा ने देखा कि रुद्र बिना कुछ बोले खड़ा है, तो वो पूछे बिना नहीं रह सकी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या अब भी संतुष्ट नहीं हो? रुद्र ने उत्साहित होकर ईशा से कहा, मैं बहुत संतुष्ट हूं। इस बार हम यकीनन आसानी से वो सब पा लेंगे जो हम चाहते हैं। ईशा ने हल्के से सिर हिलाया, अब ठीक है, और फिर अपनी ऊंची एड़ी के जूते में बाहर निकल गई। रुद्र उसके पीछे गया। आधे घंटे बाद रुद्र ने उस जगह पर गाड़ी चलाई जो वैदेही ने उसे भेजी थी, लेकिन जब वे पहुंचे तो रुद्र हक्का बक्का रह गया। रुद्र ने महसूस किया कि वैदेही ने उसे जो जगह भेजी थी वो कैसीनो बिल्कुल नहीं, बल्कि एक कमर्शियल बिल्डिंग थी। कार से उतरने के बाद ईशा ने चारों ओर देखा और त्योरी चढ़ाकर रुद्र से पूछा, ये वही कैसीनो है जिसका तुमने जिक्र किया था? रुद्र ने लाचारी से जवाब दिया, यही वो पता है जो वैदेही ने मुझे दिया था। इस समय ईशा चौकन्नी होने लगी, कहीं तुम्हें वैदेही ने धोखा तो नहीं दिया? आखिरकार वो रंजीव की बेटी है, क्योंकि वो निश्चित नहीं थी कि ये वैदेही और रंजीव की कोई योजना तो नहीं थी। रुद्र ने बड़बड़ाया, मुझे नहीं लगता। वैदेही इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है? फिर उसने अपना फोन निकाला और वैदेही का नंबर डायल किया। रिंग। फोन 2 बार बजने के बाद वैदेही ने कॉल उठा लिया। वैदेही ने सम्मानपूर्वक पूछा, मास्टर,
क्या हुआ? रुद्र ने धीमी आवाज में सवाल किया। वैदेही, मैं उस जगह पर हूं जिसका तुमने जिक्र किया था, लेकिन मुझे कैसीनो क्यों नहीं दिख रहा? वैदेही ने जल्दी से समझाया। मिस्टर सिंघानिया, मेरे लोग पहले ही बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे डर था कि मेरे पिताजी मुझे देख लेंगे, इसलिए मैं वहां नहीं गई। एक बार जब आप मेरे लोगों को ढूंढ लेंगे तो वे आपको कैसीनो के अंदर ले जाएंगे। ओह, समझा। रुद्र ने सिर हिलाया और बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर खड़े एक आदमी को देखा। रुद्र ने फोन काटने के बाद ईशा को उस आदमी के पास ले गया। जब आदमी ने रुद्र को देखा तो उसने रुद्र को ध्यान से देखा और सम्मान पूर्वक कहा, क्या आप मिस्टर सिंघानिया हैं? रुद्र ने बेपरवाही से पूछा, क्या तुम वैदेही के अधीनस्थ हो? आदमी ने जल्दी से कहा, मिस वैदेही ने मुझे यहां आपका इंतजार करने के लिए कहा था। रुद्र ने हल्के से कहा, ठीक है, तो हमें अंदर ले चलो। आदमी ने रुद्र और ईशा के लिए रास्ता दिखाने के लिए पहल की। आदमी रुद्र और ईशा को बिल्डिंग के चारों ओर लगभग 5 मिनट तक ले गया। आखिरकार वे एक ऑफिस में घुसे और गुप्त दरवाजा खोला। गुप्त दरवाजे से अंदर जाने के बाद रुद्र ने महसूस किया कि वो असल में एक लिफ्ट थी। अगर वो आदमी रास्ता न दिखाता तो रुद्र और ईशा इस जगह को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाते। रुद्र ने त्योरी चढ़ाकर कहा, ये कैसीनो इतना छिपा हुआ है। आदमी ने जल्दी से समझाया, मिस्टर सिंघानिया, इस कैसीनो में आने वाले ज्यादातर मेहमान देश के जाने माने बड़े आदमी होते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि दूसरे उन्हें देखें, और यह हत्यारों को घुसने से भी रोकता है। इसीलिए कैसीनो को इतनी गुप्त जगह पर रखा गया है, समझा। रुद्र ने उस आदमी की तरफ देखा और कुछ कहे बिना सिर हिलाया। एलिवेटर में घुसने के बाद रुद्र को एहसास हुआ कि उसमें कोई बटन ही नहीं था। दूसरे शब्दों में, अगर आपको ये एलिवेटर मिल भी जाता तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। उस आदमी ने एक कार्ड निकाला और उसे एलिवेटर के स्कैनिंग पैड पर स्कैन किया। फिर एलिवेटर तेजी से ऊपर जाने लगा। मिस्टर सिंघानिया, ये कैसीनो का मेंबरशिप कार्ड है। इस कार्ड के बिना आप एलिवेटर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यह उन लोगों को भी रोकता है जो पैसा उधार लेते हैं और भागना चाहते हैं। कैसीनो कार्ड को ब्लॉक कर देता है। उस तरीके से कैसीनो से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। उस आदमी ने रुद्र की ओर मुड़कर देखा और खुद ही समझाने लगा। कैसीनो किस मंजिल पर है? रुद्र ने माथे पर बल डालकर पूछा। 68वीं मंजिल पर, जो इस इमारत की सबसे ऊपर की मंजिल है। आदमी ने जवाब दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कैसीनो इतना रहस्यमय होगा। रुद्र ने हल्के से कहा, ये कैसीनो फिलहाल हमारे देश का सबसे बड़ा कैसीनो है। आदमी ने जोड़ा। कुछ ही मिनटों बाद एलिवेटर आखिरकार रुका। एलिवेटर के दरवाजे धीरे धीरे खुले। जैसे ही दरवाजा खुला, रुद्र को कानों को बहरा कर देने वाली चिल्लाहट सुनाई दी। ये चिल्लाहट इमारत के बाहर की शांति से एकदम उलट थी। वहां आए थी औरतों की चीखें, पोकर, स्लॉट मशीनें और हर तरह की मशीनों की आवाजें। ये आवाजें आपस में मिलकर माहौल को असामान्य रूप से शोरगुल वाला बना रही थी। अनगिनत जुआरी इस जगह पर जमा थे। कुछ लोग रातों रात अमीर बन सकते थे, जबकि कुछ लोग अंदर आने से पहले अरबते रहे होंगे और बाहर निकलते ही बेघर हो जाते थे। रुद्र कैसीनो के इस लाइवली नजारे को देखकर हैरान था। हालांकि ये रुद्र का कैसीनो में पहला बार आना नहीं था, लेकिन इतना लाइवली कैसीनो अभी भी बहुत चौंकाने वाला था। यकीनन रुद्र जानता था कि ये जगह अनगिनत लोगों की कब्रगाह भी थी। अगर कोई इस जगह में डूब गया तो वो एक अथाह गड्ढे में गिर जाएगा और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। मिस्टर सिंघानिया, हम आ गए। कैसीनो में घुसने के बाद उस आदमी ने मेंबरशिप कार्ड रुद्र को सौंप दिया, फिर मुड़ा और चला गया। उस आदमी के जाने के बाद वो और ईशा कैसीनो में घूमने लगे। हालांकि रुद्र को पहले यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये जगह सच में एक कैसीनो थी और इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। ये कैसीनो स्पष्ट रूप से रुद्र के पहले देखे हुए छोटे कैसीनो से कहीं ज्यादा पेशेवर और बड़ा था। कैसीनो में बहुत सारे सुरक्षा गार्ड थे। ये सुरक्षा गार्ड बाहर के सुरक्षा गार्डों की तुलना में स्पष्ट रूप से ज्यादा पेशेवर थे। इस समय वे जुआ खेलने की मेज पर ग्राहकों को घूर रहे थे। अगर उन्हें पता चलता कि कोई धोखा दे रहा है
तो वे तुरंत दौड़कर उस व्यक्ति को पकड़ लेंगे। हालांकि इस कैसीनो में आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, क्योंकि यहां खेलने आने वाले ग्राहक, चाहे उनके कपड़े हों या उनका मिजाज, छोटे कैसीनो के ग्राहकों से बहुत अलग थे। इस बात से यह समझा जा सकता था कि ये मेहमान कुछ रुतबे वाले बड़े लोग थे, इसलिए वे धोखा देने जैसा काम नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि न्यूटाउन में इतना बड़ा कैसीनो होगा। रुद्र ने आसपास के माहौल का जायजा लिया और धीरे से बुदबुदाया, ये बंगाल का सबसे बड़ा कैसीनो होना चाहिए। बंगाल आने से पहले मैंने इस कैसीनो के बारे में सुना था, लेकिन मैं कभी यहां नहीं आई। आखिरकार मुझे कैसीनो में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, ईशा ने बेपरवाही से जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है कि यह कैसीनो एक दिन में कितना कमा सकता है? रुद्र मुड़ा और ईशा को देखकर धीरे से पूछा। तुम उनके हाथों में मौजूद चिप्स को देख सकते हो, ईशा ने बेपरवाही से जवाब दिया। यह सुनकर रुद्र ने तुरंत जुए की मेज पर देखा। उन जुआरियों के हाथों में चिप्स की शुरुआत ही 10,000 रुपए से थी। इसका मतलब यह भी था कि सिर्फ 100 चिप्स भी लाखों के हो सकते थे, और ये तो तब है जब कुछ लोगों के हाथों में इससे भी बड़े चिप्स हो सकते थे। मुझे हैरानी है कि इस कैसीनो का मालिक कौन है, उसमें इतना बड़ा कैसीनो खोलने की हिम्मत कैसे हुई? रुद्र धीरे से आ भरे बिना नहीं रह सका। अगर मेरी जानकारी सही है तो इस कैसीनो का मालिक अनुराग है, जो बंगाल में सेठी का इंचार्ज है। किसी और में इतना बड़ा कैसीनो खोलने की क्षमता नहीं है, ईशा ने धीरे से जवाब दिया। एक और सेठी। रुद्र थोड़ा उदास हो गया। इस समय उसे आखिरकार समझ आ गया कि सेठी की ताकत कितनी भयानक थी। सेठी का कारोबार हर क्षेत्र में घुसपैठ कर चुका था। वे हमेशा आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहे थे। जो मेहमान यहां आए थे वे सब बंगाल के जाने माने लोग थे, इसलिए अकेले इस कैसीनो में सेठी ने जो संबंध बनाए थे वे काफी भयानक थे। क्या तुम्हें पता है कि सेठी अब कितना भयानक है? ईशा रुद्र की तरफ मुड़ी और धीरे से पूछा। यह सच में काफी भयानक है, रुद्र ने धीमी आवाज में जवाब दिया और फिर बात जारी रखी। ठीक है, जैसा हमने प्लान किया है वैसा ही करते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ईशा ने धीरे से सिर हिलाया और फिर मुड़ी और चली गई। रुद्र और ईशा के अलग होने के बाद रुद्र ने कुछ चिप्स बदलवाए और कैसीनो में जुआरियों का नाटक करने लगा। ईशा को जुए में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने सिर्फ 1 लाख रुपए के चिप्स बदलवाए। फिर उसने एक मेज ढूंढी और चुपचाप जुआरियों को पागलों की तरह दाव लगाते देखती रही। वो बीच बीच में कुछ चिप्स फेंक देती थी। चाहे उसकी शक्ल हो या उसका फिगर, ईशा को बेस्ट ऑफ द बेस्ट माना जा सकता था। इसके अलावा आज उसने बहुत सेक्सी कपड़े पहने थे, जिसने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान खींचा। कई पुरुषों ने ईशा से बात करने की पहल की, हालांकि बिना किसी अपवाद के, चाहे वे अमीर वारिस हो या बंगाल के जाने माने बड़े लोग। जिसने भी उससे बात करने की कोशिश की उसे उसने बेरहमी से ठुकरा दिया। ईशा वहां चुपचाप बैठी थी, लोगों को यह एहसास दे रही थी कि वो कांटों वाली जंगली गुलाब जैसी है। इससे दिल में खुजली होती थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आता था कि शुरुआत कहां से की जाए। आखिरकार इस कैसीनो के मालिक का बैकग्राउंड बहुत भयानक था। कोई यहां झगड़ा करने की हिम्मत नहीं करता था। इसके अलावा वे सब जानते थे कि ईशा इस कैसीनो में घुसने में कामयाब रही, जो ये दिखाने के लिए काफी था कि उसकी पहचान और बैकग्राउंड यकीनन सरल नहीं थे। वे यहां पैसा जीतने आए थे, महिलाएं ढूंढने नहीं। इसलिए जब ईशा ने उन्हें ठुकराया तो उन्होंने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और वहां से जाना पसंद किया। दूसरों का ध्यान आकर्षित न हो, इसके लिए रुद्र ने हॉल में 30 मिलियन के चिप्स बदलवाए। इतनी बड़ी रकम वास्तव में आम लोगों की पहुंच से बाहर थी। रुद्र ने एक बार में 30 मिलियन के चिप्स बदले। वह इस कैसीनो में पहले से ही एक बहुत अच्छा ग्राहक माना जा रहा था, इसलिए लॉबी मैनेजर ने जल्दी से रुद्र के लिए एक बहुत आकर्षक होस्टेस की व्यवस्था की। कैसीनो में एक होस्टेस का सबसे बुनियादी काम ग्राहक के पास रहना, ड्रिंक्स परोसने में मदद करना और खेलते समय हौसला बढ़ाना था। अगर ग्राहक की इच्छा होती तो वह उसका फायदा उठा सकता था। वह चूम सकता था या छू सकता था। हालांकि अगर वह इससे आगे बढ़ना चाहता था तो उसे उस सुंदरी से बात करनी पड़ती।
अगर सुंदरी सहमत होती तो वे दोनों यहाँ एक प्राइवेट रूम खोल सकते थे। अगर सुंदरी सहमत नहीं होती तो उस व्यक्ति को या तो सहना पड़ता या दूसरी होस्टेस बुलानी पड़ती। सर, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? एक मिनी स्कर्ट पहने आकर्षक और खूबसूरत महिला रुद्र के पास आई और धीमी आवाज में पूछा। रुद्र शुरुआत में इस तरह की होस्टेस में दिलचस्पी नहीं रखता था। आखिरकार रुद्र आज यहां महिलाओं के साथ खेलने नहीं आया था, उसे गंभीर काम करना था। हालांकि अगर रुद्र अभी इस सुंदरी को वापस भेज देता तो यह दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकता था, जो और भी नुकसानदेह होता। मैं सिंघानिया हूं। रुद्र ने सामने खड़ी सुंदरी को देखा और उदासीनता से जवाब दिया। इस समय उसके सामने खड़ी सुंदरी वास्तव में दिखने और आकृति, फिगर के मामले में काफी अच्छी थी। उसके शरीर पर एक स्वाभाविक आकर्षक आभा थी। अगर यह न्यूटाउन यूनिवर्सिटी में होती तो वो निश्चित रूप से स्कूल बेले होती। उसका स्वभाव, रूप और आकृति सोनिया जैसी सुंदरी से तुलना करने लायक थी। नमस्ते मिस्टर सिंघानिया, मैं कसिनो की एक कर्मचारी हूं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप किसी भी समय मुझसे पूछ सकते हैं, खूबसूरत महिला ने मुस्कुराते हुए रुद्र से कहा। जब रुद्र ने खूबसूरत महिला की बातें सुनी तो उसने ध्यान से उस सुंदरी को देखा और फिर धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आप बस मुझे वानी कह सकते हैं। सुंदरी ने धीरे से जवाब दिया, कोई भी इस तरह के काम में अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए खूबसूरत महिला का जवाब सुनने के बाद रुद्र ने और कुछ नहीं कहा। तो तुम मुझे क्या सेवाएं दे सकती हो? इस पल रुद्र ने एक सामान्य जुआरी होने का ढोंग किया। उसने शरारती भाव से वानी को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मिस्टर सिंघानिया, मैं बस खेलते समय आपका साथ दे सकती हूं। जहां तक दूसरे कामों की बात है, वो मेरे काम के दायरे में नहीं आता। बेशक अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं अपनी सहेलियों से आपका परिचय करवा सकती हूं। वे कुछ विशेष अनुरोध स्वीकार कर सकती है। लगता है कि वानी को इस तरह की स्थिति का सामना पहली बार नहीं करना पड़ा था, इसलिए वो बहुत शांत और स्वाभाविक रूप से बोली। आखिरकार वे इस कसिनो में थे। अगर वे सहमत नहीं होते तो कोई उन्हें मजबूर करने की हिम्मत नहीं करता है। तुम खुद चलकर आए काम को क्यों दूर धकेल रही हो? तुम पैसा क्यों नहीं कमाना चाहती? रुद्र ने मुस्कुराते हुए वानी से पूछा। जब वानी ने रुद्र की बातें सुनी तो वो भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सकी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं उनसे अलग हूं। हालांकि मैं यहां पैसों के लिए हूं, पर कुछ काम है जो मैं कर सकती हूं और कुछ जो नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। अच्छा, तो तुम एक ईमानदार महिला हो? रुद्र ने वानी को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। आप इसे उस तरह भी देख सकते हैं। वानी रुद्र के साथ इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। उसने धीमे से जवाब दिया और आगे कहा, मिस्टर सिंघानिया, अगर आप मेरी सेवा से संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं अभी आपके लिए किसी और को बुलवा सकती हूं। अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो क्या तुम पैसा कमा पाओगी? रुद्र ने उलझन में वानी से पूछा। वानी एक पल के लिए हिचकिचाई और कहे बिना नहीं रह सकी। मिस्टर सिंघानिया, ज्यादातर मेहमान यहाँ जुआ खेलने आते हैं। अगर उन्हें सचमुच कोई महिला चाहिए तो वे कहीं और जा सकते हैं। ये सच है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर आगे कहा, तो फिर मुझे कसिनो में घुमाओ। मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको और कुछ नहीं चाहिए? वानी को रुद्र की बातें सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अविश्वास में रुद्र से पूछा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं यहां जुआ खेलने आया हूं। रुद्र ने शांति से जवाब दिया और फिर आगे बढ़ गया। वानी कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई बिना नहीं रह सकी। फिर वह जल्दी से रुद्र के पीछे चली गई। मिस्टर सिंघानिया, आप आज क्या खेलना चाहते हैं? हमारा कसिनो बहुत मनोरंजन प्रदान कर सकता है। वानी ने पहल करके रुद्र से पूछा। रुद्र बस आसपास के माहौल का निरीक्षण कर रहा था। इस समय ईशा कसिनो के प्रवेश द्वार पर थी, इसलिए जो भी मेहमान कसिनो में दाखिल होता वे ईशा, इस आश्चर्यजनक सुंदरी को देख पाते। रुद्र एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर ईशा के बाएं तरफ की एक मेज चुनी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस जगह से वो न केवल ईशा को देख सकता था, बल्कि कसिनो के प्रवेश द्वार का भी निरीक्षण कर सकता था। चलो ये खेलते हैं,
रुद्र ने ज्यादा सोचा भी नहीं और कुर्सी ढूंढकर बैठ गया। वाणी रुद्र के बगल में शांति से खड़ी रही और धैर्य से पूछा कि क्या वो कुछ पीना चाहता है, लेकिन रुद्र ने मना कर दिया। भले ही रुद्र शुरुआत से ही छिपा रहा था, लेकिन वाणी को कुछ समय तक होस्टेस रहने के बाद सामान्य जुआरियों की कुछ समझ हो गई थी। इसलिए वाणी महसूस कर सकती थी कि रुद्र दूसरे ग्राहकों से थोड़ा अलग था, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही थी कि क्या अंतर था। रुद्र का स्वभाव काफी अजीब था। रुद्र एक आयताकार जुआ मेज पर था। हर कोई पांसा हिलाकर विजेता निर्धारित कर रहा था। चूंकि जुआ का यह तरीका अपेक्षाकृत पुराना था, इसलिए यहां ज्यादा जुआरी नहीं थे। अधिकांश ग्राहकों को कुछ नए या लोकप्रिय जुआ खेल खेलना पसंद था। पांसा हिलाकर पांसे पर संख्या की तुलना करने जैसी जुआ खेलने की विधियां वास्तव में पुरानी थी। इसके अलावा इसमें कोई तकनीकी सामग्री नहीं थी। यह पूरी तरह से किस्मत पर आधारित था, इसलिए यह बहुत लोकप्रिय नहीं था। रुद्र के आसपास सिर्फ 3 या 4 लोग थे जो लगातार दांव लगा रहे थे। रुद्र ने उन लोगों की हालत देखी और यह साफ था कि उन्होंने कहीं और पैसा गंवाया होगा, इसीलिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहां आ पहुंचे थे। उसने लापरवाही से कुछ चिप्स उठाए और सीधे मेज पर फेंक दिए। चिप्स फेंकने के बाद उसने कसीनो के अंदर के माहौल को देखना जारी रखा। इस वक्त रुद्र पूरी तरह से बेपरवाह लग रहा था, जैसे उसे हार जीत की कोई फिक्र ही न हो। उसके बगल में वाणी चुपचाप खड़ी थी और वो मन ही मन और भी ज्यादा उत्सुक थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि रुद्र यहां जुआ खेलने के लिए आया ही नहीं है। असंख्य लोगों की आहों और चीखों के बीच 1 घंटा तेजी से गुजर गया। आज उसकी किस्मत काफी अच्छी थी। सिर्फ पासा फेंककर ही उसने 1 लाख रुपए से ज्यादा जीत लिए थे। वह दरियादिल भी बहुत था और उसने वाणी को करीब 10,000 रुपए की टिप दी। उसने शुरू से अंत तक कुछ नहीं किया था, बस रुद्र के बगल में चुपचाप खड़ी थी। फिर भी उसे 10,000 रुपए से ज्यादा की टिप मिल गई, जिसे देखकर आसपास की होस्टेसें अवाक रह गई। वे सब उससे बहुत जल रही थी और मन ही मन कोस रही थी कि उनकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों नहीं कि उन्हें ऐसा अमीर क्लाइंट मिल जाए। लेकिन ये पैसा मिलने के बाद भी वाणी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे लगा कि रुद्र शायद किसी बड़े घराने का अमीर वारिस है। वो यहाँ बस समय काटने आया है, इसलिए ये रकम उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। दूसरी ओर इस समय ईशा का चेहरा बहुत उतरा हुआ था। जो लोग उससे बात करने आ रहे थे, उनके सामने उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी। वजह सीधी सादी थी। उसने कसीनो में 1 लाख रुपए के चिप्स एक्सचेंज कराए थे, लेकिन आधे घंटे से भी कम समय में वो अपने ज्यादातर चिप्स हार चुकी थी। हालांकि उसे जुआ खेलना खास पसंद नहीं था, लेकिन वो पक्के इरादे वाली औरत थी। वह जो भी काम करती थी उसे पूरी गंभीरता से करती थी, और ये बात उसे बर्दाश्त नहीं थी कि वह दूसरों से कमजोर साबित हो। खेल के नियमों को समझने के बाद ईशा को लगा था कि वह आसानी से बाकी जुआरी पर हावी हो सकती है, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि जुआ पूरी तरह से हुनर पर निर्भर नहीं करता। इसमें ज्यादातर किस्मत का हाथ होता है। जब उसने देखा कि उसके पास बहुत कम चिप्स बचे हैं, तो वो उठकर और चिप्स लेने जाने लगी। मगर ठीक उसी पल कसीनो के एंट्रेंस से लोगों का एक बड़ा समूह अंदर आया। रुद्र ने तुरंत उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि जो बात उसे हैरान कर गई वो ये थी कि समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति रंजीव नहीं था, बल्कि वह चश्मा लगाए मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो चुपचाप समूह के पीछे चल रहा था, वह रंजीव था। रुद्र समझ गया कि यह उसका ध्यान भटकाने का तरीका होना चाहिए। आखिरकार जब इतने सारे लोग एक साथ अंदर आते हैं, तो हर कोई स्वाभाविक रूप से आगे चल रहे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर ध्यान देगा और बाकी लोगों को उसका अंगरक्षक मान लिया जाएगा, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। अगर उसने पहले रंजीव की तस्वीर न देखी होती, तो वह भीड़ में उसे पहचान ही नहीं पाता। कसीनो में घुसने के बाद रंजीव और उसके समूह ने अंदर के माहौल को संक्षेप में देखा, और एक बार जब उन्होंने पुष्टि कर ली कि कोई समस्या नहीं है, तो वे आगे बढ़ते रहे। इस वक्त ईशा को तो पता भी नहीं चला था कि रंजीव और उसका समूह अंदर आ गया है। वो अपने नए एक्सचेंज किए गए चिप्स पकड़े हुए अपनी हाई हील्स में शानदार तरीके से जुआ मेज की ओर बढ़ रही थी। ये दृश्य देखकर रुद्र ने हताशा में सिर हिलाया।
उसकी इस लापरवाही पर उसे अफसोस हुआ। वो खेलने में इतनी मगन हो गई थी कि असली मकसद ही भूल गई। और ईशा इत्तेफाक से रंजीव और उसके समूह के पास से गुजरी, उसने एक नजर भी उनकी तरफ नहीं डाली। चूंकि रंजीव ईशा से बस कुछ ही कदम दूर था, इसलिए उसने तुरंत इस आश्चर्यजनक सुंदरता पर ध्यान दिया। लेकिन रंजीव कुछ नहीं बोला और वीआईपी क्षेत्र की ओर समूह के साथ बढ़ता रहा। रंजीव को वीआईपी क्षेत्र में प्रवेश करते देख रुद्र के चेहरे पर निराशा का भाव आया, क्योंकि उसे लगा कि आज का उसका मिशन शायद विफल हो जाएगा। हालांकि जैसे ही रंजीव वीआईपी क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, वो अचानक रुक गया और मुड़कर ईशा को देखा, जो जुआ मेज पर बैठी पोकर के खेल में पूरी तरह से डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। मिस्टर रंजीव, क्या मुझे जाकर उस महिला को ले आना चाहिए? रंजीव के एक अंगरक्षक ने तुरंत उसका इरादा समझ लिया और फुसफुसाते हुए उससे पूछा, जल्दी की जरूरत नहीं है, पहले नजर रखते हैं। उसने शांत मन से जवाब दिया और फिर वीआईपी क्षेत्र में कदम रखा। दूसरी तरफ उसे सीधे वीआईपी क्षेत्र में जाते देख रुद्र का चेहरा और भी ज्यादा निराशा से भर गया। उसने अपना फोन निकाला और ईशा को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, ये बताने के इरादे से कि मिशन विफल हो गया है और अब वे जा सकते हैं। लेकिन ईशा ने मैसेज पर एक नजर डाली, सीधे थोड़ा और इंतजार करो का जवाब दिया और फिर से जुए की मेज पर ध्यान केंद्रित कर दिया। उसे जाने का कोई इरादा न दिखाते देख रुद्र का चेहरा और भी ज्यादा बेबस हो गया, क्योंकि उसे लगा कि ईशा साफ तौर पर जुए की आदी हो चुकी है और उसका जाने का कोई इरादा नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं इस महिला को अपने साथ नहीं लाता, रुद्र अपने मन में बड़बड़ाया। फिर अपने चिप्स इकट्ठे किए और वानी से कहा, ठीक है, चलो दूसरे मेज पर खेलने चलते हैं। ठीक है, वानी ने तुरंत सहमति दी और रुद्र के पीछे पीछे चलने लगी। उसे लगा कि जब आज का मिशन पहले ही विफल हो चुका है तो उसके लिए एंट्रेंस पर इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो वानी के साथ कसिनो में टहलने लगा। जब भी कोई ऐसा जुआ मेज मिलता जिसमें वो हिस्सा ले सकता था, वो जाकर कुछ राउंड खेल लेता। लेकिन ऐसा लगा कि उसकी किस्मत अब उतनी अच्छी नहीं थी जितनी पासा फेंकते वक्त थी। 10 मिनट से भी कम समय में वो अपना आधे से ज्यादा पैसा हार चुका था। हालांकि जिस बात ने वानी को हैरान किया वो ये थी कि ये पैसा हारने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा, जैसे उसका इससे कोई लेना देना ही न हो। उसने कसिनो में काफी समय तक काम किया था और उसने हर तरह के अमीर ग्राहकों को देखा था, चाहे वे कितने भी अमीर क्यों न हो। लेकिन रुद्र जैसा व्यक्ति जो लाखों रुपए हार जाए और शांत रहे, उसे पहली बार मिला था। इतना ही नहीं, वो कभी भी एक जुए की मेज पर ज्यादा देर नहीं रुकता था। कुछ राउंड खेलने के बाद वो मुड़कर चला जाता था, चाहे वह जीत रहा हो या हार रहा हो। इसके अलावा इतना पैसा हारने के बाद भी जब वह जीतता था तो उसे टिप जरूर देता था। उसने पहले कभी ऐसा ग्राहक नहीं देखा था। मिस्टर रुद्र, मुझे लग रहा है आज आपका दिन ठीक नहीं है, शायद आपको अब और नहीं खेलना चाहिए। वानी कुछ हिचकिचाते हुए दबे स्वर में रुद्र को सलाह दे रही थी। उसकी बात सुनकर रुद्र बस हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो तुम जाकर टिप कैसे इकट्ठा करोगी? क्या तुम्हें पैसे नहीं कमाने? अगर लॉजिक से सोचे तो तुम जैसे लोगों को तो यही उम्मीद होनी चाहिए कि मैं खेलता रहूं। मैंने काफी टिप कमा ली है और बस मुझे यही लग रहा है कि आपको इस तरह खेलते रहने की जरूरत नहीं है। इन दिनों मैंने आप जैसे बहुत से लोगों को देखा है जो यहाँ सब कुछ हारकर चले गए। वानी ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर रुद्र ने उसे गौर से देखा। वो महसूस कर सकता था कि उसके सामने खड़ी इस जवान लड़की की अपनी अनकही मजबूरियां होंगी, जिसकी वजह से उसे यहाँ काम करना पड़ रहा था। नहीं तो वो उससे ये सब बातें कभी नहीं कहती। तुम यहाँ काम करने क्यों आई हो? एक पल हिचकिचाने के बाद उसने धीरे से पूछा, मैं यहाँ काम करने क्यों आई हूँ? उसका सवाल सुनकर वानी एक पल के लिए रुकी, फिर हल्के से बोली, सच कहूँ तो बहुत से ग्राहकों ने मुझसे ये सवाल पूछा है। मेरे यहाँ काम करने का मकसद बहुत सीधा है, बस पैसा। क्या तुम्हें पैसे की बहुत सख्त जरूरत है? उसने पूछना जारी रखा। हाँ,
मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया और हल्का सा सिर हिलाया। क्यों चाहिए तुम्हें पैसा? उसने पूछा। पैसे की जरूरत के कई कारण हो सकते हैं। आखिर इस दुनिया में कितने लोग होंगे जो ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि उन्हें पैसे की जरूरत नहीं? वाणी ने रुद्र की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ शांत लहजे में बोली। उसकी बात सुनकर रुद्र के मन में इस लड़की के बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई। तो उसने सीधे कुछ चिप्स निकाले, उन्हें वाणी के सामने रखा और बेख्याली से कहा, चूंकि मेरे पास करने को और कुछ नहीं है तो मुझे अपनी कहानी सुनाओ। अगर तुम्हारी कहानी मुझे दिलचस्प लगी तो ये सारे चिप्स तुम्हारे हो जाएंगे। चिप्स देखकर वाणी के चेहरे पर थोड़ी हैरानी आई। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, अमीर लोग सच में अलग होते हैं। महज एक कहानी सुनने के लिए इतना पैसा खर्च कर देते हैं। हाँ, अगर मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा तो वैसे भी ये सारे चिप्स हार ही जाऊंगा। इससे बेहतर है कि इन्हें एक कहानी सुनने के काम में ले आओ। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन क्या आपको इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर आपको धोखा दे सकती हूँ? आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ बहुत सी दिल तोड़ने वाली कहानियां सुनी हैं। मेरी सहेलियां तो आसानी से 1 दर्जन अलग अलग जीवन कहानियां बनाकर सुना सकती हैं। वाणी ने रुद्र को देखते हुए शांति से कहा, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी कहानी से मुझे थोड़ा भी लगाव महसूस हुआ तो ये सारा पैसा तुम्हारा। रुद्र ने हल्के से कहा। वाणी ने 2 सेकंड तक उसे घूरा, फिर धीरे से बोली, ठीक है, अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो मैं सुनाती हूं। रुद्र ने बिना कुछ बोले अपने सामने खड़ी वाणी की तरफ देखा। दरअसल यहां आने से पहले मेरे परिवार की हालत काफी अच्छी थी। मेरे पिताजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी चलाते थे और कंपनी भी अच्छी चल रही थी। हालांकि हम सच्चे अमीरों से मुकाबला नहीं कर सकते थे, पर आम लोगों के मुकाबले हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी। लेकिन बस 2 साल पहले मेरे पिताजी अपने दोस्तों के साथ इस कसिनो में आए और इस दलदल में फंस गए। शुरू में शायद मेरे पिताजी ने खुद पर काबू रखा होगा, पर जैसे जैसे वो ज्यादा पैसा हारते गए, उनका कंपनी के काम में मन नहीं लगा। और तो और वो इस कसिनो के जाल में बुरी तरह फंस गए। नतीजतन आधे साल से भी कम समय में मेरे पिताजी ने हमारी सारी जमा पूंजी गंवा दी और उन पर जुए का एक बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया। वाणी ने रुद्र की तरफ देखा और शांति से कहा, और इसलिए मेरे पिताजी के जुए के कर्ज को चुकाने में मदद करने के लिए मैं यहाँ काम करने आ गई, है ना? आपकी कहानी कुछ ज्यादा रोमांचक नहीं लग रही, थोड़ी घिसी पिटी सी है। उसकी बात सुनकर रुद्र बस हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, तो तुम अपने पिताजी का कर्ज चुकाने में मदद करने के लिए यहाँ काम करने आए हो? तुम्हारी कहानी कुछ ज्यादा रोमांचक नहीं लग रही, थोड़ी घिसी पिटी सी है। वाणी ने शांति से उसकी तरफ देखा और आगे कहा, भारी भरकम जुए के कर्ज की वजह से मेरे पिताजी को आखिरकार कसिनो के लोगों ने इतना पीटा कि वो कोमा, वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। मेरी माँ उन्हें उस तरह मरते हुए नहीं देख सकी, इसलिए उन्होंने पैसा कमाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। शुरू में मेरी माँ दिन में 3-3 नौकरियां करती थी, लेकिन जो पैसे वो कमाती थी वो कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं थे। बाद में मेरी माँ एक हॉस्टेस बन गई। और फिर उसने वाणी की तरफ देखते हुए पूछा, उस समय मैं अभी भी स्कूल में पढ़ रही थी। जब मुझे पता चला कि मेरी माँ एक हॉस्टेस बन गई है तो मैं उस बात को कबूल नहीं कर पाई। मैंने काफी समय तक अपनी माँ से संपर्क भी नहीं किया, जब तक कि वो बहुत ज्यादा बीमार नहीं पड़ गई। और तब मुझे सच पता चला। वाणी एक पल के लिए रुकी और आगे कहा, जब मुझे पता चला कि मेरी माँ ने ये सब कर्ज चुकाने के लिए किया है तो मैं कसिनो के लोगों के पास गई और अपनी मर्जी से यहाँ काम करना शुरू कर दिया। मैं जो भी पैसा कमाती थी उससे अपने पिताजी का कर्ज चुकाती थी, क्योंकि यहाँ पैसा कमाना सबसे आसान तरीका है। रुद्र उसे देखते हुए बिना कुछ बोले बैठा रहा। वाणी शांत रही, बेख्याली से रुद्र को देखते हुए पूछा, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? ठीक ठाक है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उसने चिप्स उसकी तरफ बढ़ा दिए और धीरे से कहा, अब ये सारे चिप्स तुम्हारे हैं। शुक्रिया। वाणी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके दिए हुए चिप्स लेने के लिए हाथ बढ़ाया। रुद्र फिर उठा और आगे बढ़ गया।
वो ये जानना नहीं चाहता था कि वानी ने जो कहा वो सच था या नहीं, क्योंकि उसे लगा कि इसकी जरूरत नहीं है। वो महसूस कर सकता था कि वानी कोई राज छुपा रही है, पर वह राज वही था जो उसने अभी बताया। इस बारे में वह निश्चित नहीं था। उसकी नजर में वानी बस एक अजनबी थी। आज के बाद शायद वे फिर कभी न मिले और उसका वानी के साथ कोई नाता नहीं हो सकता था, इसलिए वो उसके मामलों में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता था। दूसरी तरफ रंजीव के आदमी ईशा को लगभग 10 मिनट से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ईशा जुए की मेज पर बैठी थी। उसका पूरा ध्यान अपने हाथों में रखे ताश के पत्तों पर था और उसके साथ कोई दोस्त भी नहीं था। इसलिए उन्हें लगा कि ईशा अभी भी बहुत सुरक्षित है और महज एक आम जुआरी है। जब बॉडीगार्ड ने रंजीव को हालात के बारे में बताया तो उसे लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उसने अपने बॉडीगार्ड को ईशा को लाने का इशारा किया। रंजीव में वह काबिलियत थी कि वह न्यू टाउन में सेठी के पूरे काम काज को संभाल सके और वह अपने हर काम में हमेशा बहुत सतर्क रहता था। हालांकि उसे जुआ खेलना पसंद था, लेकिन वह इस खास कसिनो में सिर्फ इसलिए जाता था क्योंकि ये सेठी का ही था। उसे औरतें भी पसंद थी, लेकिन किसी महिला के करीब जाने से पहले वो उसकी पूरी छानबीन कर लेता था। वह तभी आगे बढ़ता था जब उसे यकीन हो जाता था कि उस महिला से उसे कोई खतरा नहीं है। मगर आज ईशा एक अपवाद थी। उसने बस एक सरसरी नजर डाली और उसकी असली पहचान जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि इस वक्त वो ईशा पर पूरी तरह फिदा हो चुका था। इसलिए उसे उसकी जानकारी जुटाने का इंतजार नहीं हो रहा था। बॉडीगार्ड ईशा के पास गया और धीमी आवाज में बोला, नमस्ते खूबसूरत मोहतरमा। बॉडीगार्ड की बात सुनते ही ईशा की आंखों में हल्की सी अकड़ दिखाई दी, लेकिन उसका चेहरा एकदम शांत रहा। उसने बॉडीगार्ड की तरफ देखा तक नहीं और लापरवाही से बोली, क्या बात है, जल्दी बताओ, मुझे ताश खेलने से परेशान मत करो। मैडम, हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप फ्री हैं? बॉडीगार्ड ने ईशा से विनम्रता से पूछा। फ्री नहीं हूं। हालांकि ईशा जानती थी कि यह आदमी रंजीव का है। उसने सीधे हाँ नहीं की, बल्कि उसने साफ मना कर दिया। मैडम, ये लीजिए 5 मिलियन रुपए की चिप्स। आप बस हमारे बॉस से मिल लीजिए और ये चिप्स आपकी हो जाएंगी। बॉडीगार्ड जानता था कि बिना किसी फायदे के ईशा को कोई दिलचस्पी नहीं होगी, इसलिए उसने तुरंत तैयार रखी हुई चिप्स उसके सामने रख दी। बॉडीगार्ड द्वारा दी गई चिप्स देखते ही ईशा के चेहरे के हाव भाव पल भर में बदल गए। आखिरकार वो एक पुरस्कार विजेता अभिनेत्री थी और ऐसी परिस्थितियों को संभालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ईशा ने थोड़ी उत्सुकता दिखाते हुए बॉडीगार्ड से पूछा, क्या आप वाकई ये सारी चिप्स मुझे दे रहे हैं? बिल्कुल। बॉडीगार्ड ने ईशा को देखते हुए धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, कहाँ है आपके बॉस? मुझे उनके पास ले चलो। ईशा ने पैसे की लोभी महिला होने का नाटक किया और तुरंत अपने सामने रखी चिप्स बटोर ली। फिर वह बॉडीगार्ड के साथ जाने के लिए खड़ी हो गई। उसका ये उत्साह देखकर बॉडीगार्ड मन ही मन सोचने लगा कि ये जरूर पैसे पर मरने वाली खूबसूरत महिला होगी, और ऐसी औरतें अक्सर सबसे आसान शिकार होती हैं, क्योंकि आपको बस काफी पैसे देने होते हैं और फिर आप उनके साथ जैसा चाहें खेल सकते हैं। बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर ईशा को वीआईपी एरिया की तरफ रास्ता दिखाया। वीआईपी एरिया में घुसते हुए देखकर ईशा ने हैरानी से बॉडीगार्ड से पूछा, तुम्हारे बॉस कैसे आदमी हैं? वो वीआईपी एरिया में कैसे जा सकते हैं? उसका सवाल सुनकर बॉडीगार्ड हल्का सा मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, फिक्र मत करो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। ठीक है, इतना रहस्य क्यों बना रहे हो? ईशा ने लापरवाही से जवाब दिया और बॉडीगार्ड के पीछे पीछे चलती रही। ठीक उसी वक्त रुद्र ने भी ईशा को बॉडीगार्ड के साथ वीआईपी एरिया में जाते हुए देखा। ईशा ने मुड़कर उसे एक नजर देखा भी और मोहक अदा के साथ इशारा किया। उसे वीआईपी एरिया में जाते देख रुद्र उत्साहित हो गया, क्योंकि पहले उसे लगा था कि उनका प्लान फेल हो गया है, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ईशा कामयाब हो जाएगी। हालांकि ईशा ने यह सोचा नहीं था कि वीआईपी एरिया में जाने के लिए उसकी तलाशी ली जाएगी। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जमा कराने होंगे। असल में रुद्र और ईशा ने यह प्लान बनाया था कि जब वह रंजीव के कमरे में पहुंच जाएगी तो कमरे का नंबर रुद्र को भेजेगी।
जिसके बाद वो अंदर आएगा। लेकिन अगर ईशा को अपना फोन जमा कराना पड़ा तो वो रुद्र से संपर्क नहीं कर पाएगी। बाद में शायद मुझे किसी दोस्त का फोन आ सकता है, क्या मैं अपना फोन न रख सकती हूं? वो कुछ पल झिझकी, फिर उसने धीरे से बॉडीगार्ड से पूछा, माफ कीजिए मैडम, लेकिन कसिनो में हमारे कुछ नियम हैं। वीआईपी एरिया में जाने वाले हर मेहमान को अपना फोन जमा कराना होता है। अगर आपका कोई जरूरी काम बाकी है तो आप अंदर जाने से पहले उसे निपटा सकती हैं। बॉडीगार्ड ने बिना कोई भाव दिखाए उसे जवाब दिया। बॉडीगार्ड की बात सुनकर ईशा की आंखों में हल्की सी लाचारी दिखी। उसने अपना फोन निकाला, एक तरफ गई और सीधे रुद्र को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। मैसेज का विषय बहुत आसान था, मेरा बाहर इंतजार करो। मैसेज भेजने के बाद उसने उसे डिलीट किया और अपना फोन जमा करा दिया। फोन जमा कराने के बाद वो बॉडीगार्ड के पीछे एक निजी कमरे में गई। कमरे के अंदर 7 लोग थे, 4 पुरुष और 3 महिलाएं। रंजीव को छोड़कर बाकी तीनों पुरुषों के साथ खूबसूरत महिलाएं थी। ईशा ने यह भी देखा कि निजी कमरे में मौजूद सभी लोग प्रांत के प्रभावशाली लोग थे, जिनमें से हर किसी की कीमत अरबों में हो सकती थी। रंजीव ने ईशा से थोड़ी देर बात की और आखिर में उसने 20 मिलियन रुपए की कीमत पर उसे पूरी रात साथ गुजारने को कहा। यह जानकर कि मौजूदा हालातों में रुद्र अंदर नहीं आ सकता, ईशा ने फैसला किया कि वह रंजीव के उसे होटल ले जाने तक इंतजार करेगी और तभी वो अगला कदम उठाएगी। कुछ मोल भाव के बाद उसने 30 मिलियन रुपए की कीमत तय की। सिर्फ एक रात किसी महिला के साथ गुजारने के लिए 30 मिलियन खर्च करना, यह सिर्फ रंजीव जैसा आदमी ही कर सकता था। ईशा बहुत होशियार थी। हालांकि वो रंजीव के साथ थी, लेकिन उसने रंजीव को फायदा उठाने नहीं दिया और दूरी बनाए रखी। और रंजीव को लगा कि वह कोई पेशेवर नहीं है और ऐसा पहली बार कर रही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से थोड़ी शर्मा रही है। इसलिए वह भी ज्यादा बेसब्र नहीं हुआ, खासकर तब जब कीमत पहले ही तय हो चुकी थी। अभी देर नहीं हुई थी और जब वे होटल पहुंचेंगे तो वह जो चाहे कर सकता था। दूसरी तरफ ईशा का मैसेज मिलने के बाद रुद्र पूरी स्थिति समझ गया, तो उसने अर्चना से अलग होने का एक बहाना बनाया, फिर अकेला ही कसिनो से निकल गया। कसिनो से निकलने के बाद रुद्र ने सीधे वैदेही मुखर्जी को फोन किया और रंजीव की गाड़ी का नंबर पूछा। रुद्र जानता था कि चूंकि वो वीआईपी एरिया में नहीं जा सकता और ईशा ने उसे बाहर इंतजार करने को कहा था। योजना जरूर यह थी कि वह रंजीव की गाड़ी का पीछा करके होटल तक जाए और फिर रंजीव के खिलाफ कार्रवाई करे। तो रंजीव की गाड़ी का पता लगाने के बाद वो एक कोने में छिप गया और इंतजार करने लगा। करीब 1 घंटे बाद ईशा और रंजीव आखिरकार कसिनो से निकले और सीधे रंजीव की गाड़ी की तरफ बढ़े। चलते समय ईशा का भरा हुआ सीना हल्का सा थिरक रहा था। वो आकर्षक अंदाज में चल रही थी। उसकी मोहक काठी अनंत आकर्षण फैला रही थी और साथ में उसका मनमोहक चेहरा। कोई भी सामान्य आदमी उसे इस तरह के पहनावे में देखकर आकर्षित हो जाएगा। मिस्टर रंजीव, आप मुझे अब कहां ले जाने का इरादा रखते हैं? ईशा ने अपना सिर घुमाया और रंजीव को एक मोहक अदा से देखते हुए पूछा। होटल, रंजीव ने शांति से जवाब दिया। फिर ईशा को ऊपर से नीचे तक घुरा। मन ही मन उसे कोसते हुए उसने कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। पल भर झिझकने के बाद वह भी उसके पीछे पीछे कार में बैठ गई। कुछ ही मिनटों बाद रंजीव और उसके साथी कार स्टार्ट करके सामने वाली सड़क की तरफ चल दिए। इसी बीच रुद्र सड़क के किनारे भागा और एक टैक्सी रोकी। ओ, जवान आदमी, कहां जाना है? रुद्र के कार में बैठते ही टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए पूछा। ड्राइवर साहब, कृपया सामने वाली बेंटली का पीछा करें, जितना हो सके उतना नजदीक, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। रुद्र ने रंजीव की कार की तरफ इशारा किया और टैक्सी ड्राइवर से पूरी गंभीरता से कहा, जवान आदमी, क्या आप पुलिस वाले हैं? टैक्सी ड्राइवर ने घबराते हुए रुद्र की ओर मुड़कर पूछा। नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूं। मेरी पत्नी उस आदमी के साथ उस कार में गई है और मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो मुझे धोखा दे रही है, रुद्र ने बेब्सी से समझाया। ठीक है, मैं समझ गया। टैक्सी ड्राइवर ने सहानुभूति जताई और कार स्टार्ट कर दी। जवान आदमी, वो बेंटली चला रहे हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ भी लेते हो
तो क्या कर पाओगे? मेरा मानना है कि तुम्हें जल्दी हार मान लेनी चाहिए। तुम उनके स्तर के नहीं हो। टैक्सी ड्राइवर ने सिर घुमाकर रुद्र को देखा और बड़ी संजीदगी से सलाह दी, मैं बस यूं ही हार मानने को तैयार नहीं हूं।